इन ज्योग्राफी वी सेट डिप्रेशन टू, वो जो स्लोप बना रहता है कि हाँ ये जो गड्ढा रहता है इस टाइप से ज्योग्राफी में, इसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है यानी कि वैसा ह्यूमन, वैसा इंसान जो मेंटली वीक होता है, मेंटली लो होता है। उसी तरीके से व्हाट इज इकोनॉमिक डिप्रेशन? व्हाट इज इकोनॉमिक डिप्रेशन? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टिस एसएसटी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा था अबाउट इंटर वॉर इकोनॉमी, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सारे क्राइटेरिया को, सारे डाउनफॉल को एंड सारे डेवलपमेंट्स को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन विच वाज इन द टाइम पीरियड फ्रॉम 1929 टू 1930। मेनली इट वाज टिल 1935 बट 1930 तक ही आता है। इसमें क्या क्या होता है? ग्रेट डिप्रेशन यानी कि अचानक से सडन रैपिडली डिक्रीज, रैपिडली डाउनफॉल ऑफ द agricultural production, of the investments of the peoples, of the incomes and trade and commerce. Is it clear? So agricultural regions and communities were worst affected by the Great Depression. अब Great Depression की वजह से agricultural economies, agricultural field कैसे डाउनफॉल में गया? तो ग्रेट डिप्रेशन, सबसे पहले डिप्रेशन का मतलब यहाँ पे समझिए। इन ज्योग्राफी वी सेट डिप्रेशन टू, वो जो स्लोप बना रहता है कि हाँ ये जो गड्ढा रहता है इस टाइप से ज्योग्राफी में, इसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है यानी कि वैसा ह्यूमन, वैसा इंसान जो मेंटली वीक होता है, मेंटली लो होता है। उसी तरीके से व्हाट इज इकोनॉमिक डिप्रेशन? What is economic depression? So economic depression वैसे डिप्रेशन को बोलते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन हो गया, एग्रीकल्चरल हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, इन सब में डाउनफॉल देखने को मिला। तो here we are going to study about the economic depression. चलिए, agricultural regions and communities were worst affected by the economic depression in the time period between 1929 and 1930. Then after, due to the fall in agricultural prices, अब क्या होगा? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एग्रीकल्चरल प्राइजेस में सडन डिक्रीज कैसे हुआ? सडन डाउनफॉल देखने को मिला। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 चलिए ख़त्म हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, इधर से उधर, मतलब वॉर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बन रहे थे। वॉर ख़त्म हो गया, वॉर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनने ख़त्म हो गए, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो बढ़ गया। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बढ़ गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बढ़ गया। उसके बाद क्या होता है? इसका सप्लाई भी बढ़ गया, यानी कि अब उसके बाद लोगों को वॉर तो नहीं चाहिए था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से मतलब था, तो डिमांड भी बढ़ गया, सप्लाई भी बढ़ गया। और जब सप्लाई बढ़ता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, डिमांड ज़्यादा होता है, तो प्राइस क्या हो जाता है? प्राइस इज लो। तो प्राइस तो कम हो गया, यानी कि इकोनॉमी में डाउनफॉल देखने को मिला। इज इट क्लियर? यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वी शॉ अ सडन डिक्रीज इन द इकोनॉमी ऑफ द एग्रीकल्चरल फील्ड। व्हाट वाज द रीजंस फॉर द ग्रेट डिप्रेशन? सबसे पहला रीज़न, एग्रीकल्चरल फील्ड में हम लोगों ने डाउनफॉल देखा। सो एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम। ओवर प्रोडक्शन यानी कि एग्रीकल्चरल बहुत ज़्यादा हो रहा है और सप्लाई भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इट मीन्स कि ओवर प्रोडक्शन के कारण प्राइस कम हुआ, उसके वजह से एग्रीकल्चरल फील्ड में डिस्ट्रेस देखने को मिला, एग्रीकल्चरल फील्ड में डाउनफॉल ऑफ द इकोनॉमी देखने को मिला। और एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम। इस पॉइंट में एक चीज़ और आप लोग नोट कीजिएगा या याद रखिएगा कि जो फार्मर्स थे वो मोस्टली अफेक्टेड हुए थे जस्ट बिकॉज, और इस ग्रुप में आने के बाद उन लोगों ने कुछ मिस कैलकुलेट कर दिया था। एज अगर कोई सामान 10 रुपीज़ में बिक रहा है, ठीक है, अगर कोई सामान 10 रुपये में बिक रहा है और मार्केट में उसका सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है,
तो फार्मर्स या फिर जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो सामान बेच रहे थे, जो ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे थे, उन लोगों ने क्या बोला कि मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग ओवर प्रोडक्शन करेंगे ताकि हम लोगों को और प्राइस मिले. बट here they miscalculate what? They miscalculate that कि ओवर प्रोडक्शन होगा और सप्लाई मार्केट में बढ़ा हुआ है तो प्राइस बढ़ेगा नहीं, प्राइस घटेगा, जिसके वजह से इस पॉइंट को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इस पॉइंट को उन्होंने मिसकैलकुलेट किया एंड दिस पॉइंट बिकेम द प्रॉब्लम of agricultural overproduction. Is it clear? So first reason is agricultural overproduction remained a problem. The second one is withdrawal of US loans. याद कीजिए द प्री वॉर इकोनॉमी, वॉर के वक्त वॉर रिकवरी जब चल रही थी, इंटर वॉर रिकवरी जब हो रही थी, तो उस वक्त सबसे क्विक रिकवरी किसका हुआ था? द क्विक रिकवरी हुआ था यूएस का. आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन क्विक रिकवरी हुआ था यूएस का. अब इस क्विक रिकवरी के वजह से यूएस क्या करता था? लोन्स देना स्टार्ट किया था. अगर नहीं याद आ रहा है तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए. क्विक रिकवरी के कारण यूएस लोन देना स्टार्ट किया था. सो आफ्टर इन द टाइम पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन यूएस लोन देना रोक दिया, जिसकी वजह से यूएस को भी इम्पैक्ट पड़ता है. बट यूएस लोन देना रोक दिया. मेनली इन द मिड 1920s मेनली जो कंट्रीज डिपेंडेंट थी यूएस के लोन्स पर, उनके जो इन्वेस्टमेंट्स चल रहे थे, उनके जो फाइनेंशियल सिस्टम चल रहे थे, वो सारे यूएस के लोन्स पर चल रहे थे. तो वो सारे एक्यूट क्राइसिस को फेस कर दिए. दे फेस्ड एक्यूट क्राइसिस. ठीक है, अब हम जहाँ से लोन ले रहे हैं वो लोन ही रोक देगा, तो हम अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? हम अपना आगे का बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे? हम अपना आगे का प्रोसेस कैसे स्टार्ट करेंगे? ठीक है, तो यूएस जब लोन रोक दिया, जैसे उस पे बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट थे. प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से लोग किश्तों पर सामान खरीद के ले जा रहे थे. इन द फोर्डिस्ट मॉडल भी हम लोगों ने देखा था कि रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, कार हो गया, तो वो लोग सारे किश्तों पर सामान खरीद के ले जाते थे. ठीक है, अभी ले जाते हैं, धीरे धीरे कर कर पैसा चुका देंगे. वो सारे लोग पैसा कैसे चुकाते थे? यूएस से लोन लेते थे, अपना इन्वेस्टमेंट करते थे, अपना बिजनेस करते थे और उसी तरह से वो अपना रेवेन्यू और टैक्स पे करते थे. तो वो सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा जो यूएस के लोन्स पर डिपेंडेंट थे. It led to the failure of major banks and collapse of currencies, और जिसके वजह से बहुत सारे बैंक बंद हो गए, बहुत सारे करेंसीज चेंज हो गई. ठीक है, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? इसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा वैसे मार्केट पे पड़ता है दैट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन द यूएस लोन. वो मार्केट बंद हो जाता है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो जाता है क्योंकि लोगों को पैसा नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट करके अपना एम्प्लॉयमेंट कर सके, अपना काम कर सके. यूरोप में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? बैंक और करेंसीज जो हैं वो फेल हो जाता है, यानी कि बहुत सारे बैंक्स एंड करेंसीज बदल जाते हैं, डाउनफॉल हो जाता है, बैंक कोलैप्स हो जाता है. क्योंकि कहीं से अगर पैसा आ रहा है तभी तो हम इन्वेस्ट करके आगे का काम कर रहे हैं. अब पैसा आना ही बंद हो जाएगा तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, उसके बाद हाँ, ये चीज़ भी बेटर होता है, इस चीज़ की भी रिकवरी होती है और इस चीज़ के इस चीज़ के रिकवरी में सबसे मेजर रोल प्ले करता है इंडिया. वो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो कैसे मेजर रोल प्ले करता है. तो यूएस प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमी इन डिप्रेशन बाय डबलिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज़. अब यूएस कैसे प्रोटेक्ट करता है अपने इकोनॉमिक सिस्टम को इस ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे? तो वो इम्पोर्ट जितना भी हो रहा था उसको डबल कर देता है, उसके प्राइस को डबल कर देता है. जैसे यूएस में जिस भी कंट्री से इम्पोर्ट्स आ रहा था,
सबसे ज़्यादा लैटिन अमेरिका में आ रहा था। लैटिन अमेरिका इट मीन्स साउथ अमेरिका में इम्पोर्ट्स जो आ रहा था उसके प्राइस को डबल कर देता है। अगर कोई प्रोडक्ट 10 रुपये में इम्पोर्ट हो रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू द यूएस, तो उस प्रोडक्शन के इम्पोर्ट को वो बढ़ा के 20 रुपीज़ कर देता है। दे डबल द प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन दैट वर इम्पोर्टिंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज। इज इट क्लियर? सो यूएस इस तरीके से अपने इकोनॉमी को प्रिजर्व करता है, अपने इकोनॉमी को बचाता है बाय डबलिंग द इम्पोर्ट ड्यूटीज। Okay, so these were the reasons for the Great Depression in between 1929 and 1930. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। यूएस के इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अभी जस्ट मैंने बताया कि कुछ बैंक्स बंद हो जाते हैं, कुछ करेंसीज चेंज हो जाती हैं यूरोप में, जस्ट बिकॉज कि यूएस लोन रोक देता है। यूएस अपना इकोनॉमिक सिस्टम, अपना इन्वेस्टमेंट, अपना सारा कुछ वो प्रोटेक्ट कैसे करता है? बाय डबलिंग द इम्पोर्ट ड्यूटीज। क्लियर है यहाँ तक? सो इम्पैक्ट ऑन यूएस इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? तो यूएस की इकोनॉमी पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो डिप्रेशन के डर के वजह से पड़ता है, द फियर ऑफ डिप्रेशन। नाउ आफ्टर द फियर ऑफ डिप्रेशन, बाय द फियर ऑफ डिप्रेशन, यूएस बैंक रिड्यूस्ड डोमेस्टिक लेंडिंग। यूएस के जो बैंक्स होते थे वो डोमेस्टिक लेंडिंग देना बंद कर दिए थे, वहाँ पे कम हो गया था, लोन्स नहीं देते थे। इनफैक्ट वो डोमेस्टिक लेंडर्स को भी लोन्स देना बंद कर दिए थे, सिर्फ अदर कंट्रीज़ को ही नहीं, वो अपने खुद की कंट्री में भी वो बंद कर दिए थे, वहाँ पे भी कम हो गया था लोन्स देना। फियर ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन के वजह से क्या क्या होता है? फार्म डिस्ट्रेस, सबसे ज़्यादा और सबसे अफेक्टेड एरिया कौन सा हो जाता है? एग्रीकल्चरल फील्ड वाला एरिया। सो द फार्म डिस्ट्रेस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन इन यूएस और इन द कंट्री। ठीक है, तो फार्म डिस्ट्रेस, देन आफ्टर हाउस होल्ड्स वर रुइन्ड, हाउस होल्ड्स मांग लिया जाता है, यानी कि जब लोग अपना लोन्स को चुका नहीं पाते हैं, डेप्थ में चले जाते हैं, और डेप्थ में इतना ज़्यादा चले जाते हैं कि अंत में उनको अपना घर, कार, गाड़ी जो रहता है उनके पास वो सारा कुछ देना पड़ता है। बिजनेस कोलैप्स्ड हो जाते हैं, अभी मैंने बताया ना पैसा आएगा ना हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। तो यूएस लोन देना भी क्यों रोक देता है? इसके पीछे भी एक बिजनेस का बहुत बड़ा हाथ रहता है, जस्ट बिकॉज कि यूएस को ये लगता है कि हम तो पैसा दे रहे हैं, अगर उसका बिजनेस नहीं चला तो उसका पैसा तो डूबेगा डूबेगा, साथ में मेरा पैसा भी डूब जाएगा, और वो लोन हमको वापस तो नहीं देगा विथ इन्वेस्टमेंट। इसीलिए बैंकिंग सिस्टम जो है वो कोलैप्स्ड हो जाता है, करेंसीज चेंज हो जाता है। तो इन सब के वजह से अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो जाता है, बिजनेस कोई नहीं करेगा, बैंकिंग सेक्टर में कोई काम नहीं करेगा, यानी कि किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। फार्म डिस्ट्रेस भी हो गया, यानी कि एग्रीकल्चरल फील्ड पे भी कोई काम नहीं हो रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो अब लोग अपने लोन्स का पेमेंट कैसे करेंगे? वो तो नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ तो फेल हो जाएगा। सो फेलियर इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन्स एंड वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर होम, कार and basic needs, basic things which were their durable needs, यानी कि जितने भी ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल थिंग्स होते थे उन सबको वापस ले लिया गया, उन सबको फोर्सफुली मांगा गया कि नहीं, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप अपना घर दीजिए, कार दीजिए, और जो भी आपके पास अच्छा सामान है, ड्यूरेबल गुड्स है, वो सारा चीज़ आप हम लोगों को दीजिए। तो दीज आर द इम्पैक्ट ऑन यूएस इकोनॉमी। सो यूएस के इकोनॉमी पे इस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि वो वहाँ के डोमेस्टिक लोन्स, डोमेस्टिक लेंडर्स भी कम हो गए ड्यू टू द फियर ऑफ डिप्रेशन, और इस फियर ऑफ डिप्रेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग अपने लोन्स का रीपेमेंट करने में फेल हो गए। दीज आर द ग्रेट डिप्रेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। आखिर इंडिया का क्या रोल था ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पीरियड पे? इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, याद कीजिए नेशनलिज्म इन इंडिया का वो पार्ट जिसमें मैंने बताया था द वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड द साइमन कमीशन, देयर वर 2 फैक्टर्स लीडिंग। ठीक है, नहीं याद है तो आप जाके वीडियो देखिए। सो
इंडिया का क्या रोल था इन द ग्रेट डिप्रेशन, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पीरियड पे, यानी कि 1920 से 1930 के बिटवीन में। इट शोज द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहली बात हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि ग्लोबल वर्ल्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर हम लोगों ने हर टॉपिक में देखा कि किस तरीके से वो शो कर रहा है कि हमारा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है, हमारे वर्ल्ड के बीच में कनेक्शंस हैं। हाँ, वो बीच बीच में टूट रहा है, ख़राब हो रहा है, बट कनेक्शन बना का बना रह रहा है। एक छोटे से पॉइंट से कनेक्टेड है, बट वर्ल्ड कनेक्टेड है और ग्लोबल वर्ल्ड बन रहा है। यूरोप में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, यूएस में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे कैसे पड़ता है ये बताता है कि इंडिया भी शामिल था। इट मीन्स वर्ल्ड कनेक्टेड थे। इट शोज द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ इकोनॉमी ओवरऑल द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड। इज इट क्लियर? सो 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड पे क्या हुआ, इंडिया was the exporter of the agricultural goods and importer of the manufactured goods। तो जब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा था, बहुत सारे बैरियर्स लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से इंडिया से एक्सपोर्ट होना और इंडिया में इंपोर्ट आना बहुत कम हो गया था। एंड इट फेस्ड द प्रॉब्लम इन इंडियन ट्रेड, जिसकी वजह से इंडियन ट्रेड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, उन लोगों का भी इंडस्ट्रीज और बिजनेस ये सारा कुछ नहीं चल पा रहा था। एग्रीकल्चरल प्राइसेस फेल शार्पली। एग्रीकल्चरल सबसे ज़्यादा हर स्टेट में, हर रीजन में अफेक्ट हुआ। ठीक है, नॉट इवन ओनली इन इंडिया, यूरोप में भी हम लोगों ने देखा तो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा ख़त्म हो गया। ठीक है, फार्म डिस्ट्रेस आ गया, जिसकी वजह से द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड्स एंड peasants producing for the world market were the worst hit। ब्रिटिशर्स के कॉलोनी थी इंडिया। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू डिमांड्स, यानी कि जो भी रेवेन्यू लेती थी, जो भी टैक्स पे करती थी, उसको कम करने के लिए मना कर दी, साफ साफ मना कर दी। उल्टा और क्या की कि डबल कर दी। अब रेवेन्यू डिमांड डबल हो गई वो कॉलोनियल गवर्नमेंट्स के तरफ से, तो जिसके वजह से पीजेंट्स जो प्रोड्यूस करते थे पूरे वर्ल्ड के मार्केट के लिए, उन लोगों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ। ठीक है, यानी कि एक तो उन लोगों के पास ऐसे ही पैसा नहीं था खाने के लिए और अपना काम करने के लिए, उसके बाद भी उन लोगों को टैक्स देना था। वो लोग जब डिमांड करती है टैक्स को कम करने का, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, टैक्स को कम तो नहीं करते हैं, उल्टा और बढ़ा देते हैं, क्योंकि ब्रिटेन को भी अपना रिकवरी करना था, यूएस से भी लोन आना बंद हो गया था, तो कहीं से तो वो पैसा लेंगे। ठीक है, और इसकी वजह से इंडिया रेवेन्यू जो देता था ब्रिटिशर्स को, इसके वजह से ब्रिटेन का जो रिकवरी है वो थोड़ा ठीक हुआ, ब्रिटेन का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो थोड़ा अच्छा हुआ। ग्रेजुअली इट विल बिकम गुड। जूट प्राइजेस में कैसे फॉल देखने को मिलता है, तो जूट प्राइजेस का डिमांड बहुत ज़्यादा था और इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। सो जूट प्राइजेस में ये मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया गया है कि जूट प्राइजेस का जो डिमांड है वो सोसाइटी में कम होते गया, यानी कि जो रेवेन्यू डिमांड्स की वजह से प्रोडक्शन कम हुआ और जिसकी वजह से जूट के प्राइजेस में कमी आई। पूरे इंडिया में पीजेंट्स जो हैं वो कर्ज के अंदर डूब गए, यानी कि एक तो उन लोगों के पास पैसा नहीं था, ऊपर से उन लोगों को अपना जो भी सामान था, ड्यूरेबल गुड्स था, उनको देना पड़ा। दे यूज्ड अप देयर सेविंग्स, मॉर्टगेज लैंड, सोल्ड ज्वेलरीज, प्रीशियस मेटल्स, स्पेशली गोल्ड। तो उन सब के वजह से क्या हुआ कि जितने भी उन लोगों के पास एक्सपेंसेस मीट करने के लिए थे, हैड टू मीट देयर एक्सपेंसेस, वो सारे अपने अपने सामान को बेच दिए, अपना ज़मीन, अपना घर, अपना सारा सेविंग्स निकाल दिए, ज्वेलरी निकाल दिए, स्पेशली गोल्ड मेटल्स निकाल दिए, जिसकी वजह से वो अपना टैक्स पे कर पाए, क्योंकि अगर टैक्स पे नहीं करते तब तो फिर पनिशमेंट मिलता ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से। तो इस तरीके से इंडिया के इकोनॉमी पे इम्पैक्ट ये पड़ता है। ठीक है, और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी मैं अभी बताऊँगी, तब तक यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रोल ऑफ इंडिया क्या था in the recovery, from the recovery of the Great Depression? So India
एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन क्या करता है, एक्सपोर्टर बन जाता है प्रीशियस मेटल्स का, बेसिकली गोल्ड का। जॉन मार्ड केन्स और इन शॉर्ट फॉर्म J.M. केन्स, ये अपने बुक में क्या लिखते हैं, दैट इंडियाज गोल्ड एक्सपोर्टर्स प्रोटेक्ट ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। इंडिया जब गोल्ड को एक्सपोर्ट करता है अपने कंट्री से, और ये इंडिया के एक्सपोर्ट के वजह से जो वर्ल्ड का इकोनॉमिक है वो रिकवरी होने लगता है। ठीक है, तो ये एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे, J.M. केन्स वॉज अ फेमस इकोनॉमिस्ट, जो ये बोलते हैं कि इंडिया जो गोल्ड एक्सपोर्ट करता है अपने कंट्री से, वो वर्ल्ड के इकोनॉमिक कंट्रीज़ का रिकवरी होने में बहुत बड़ा हेल्प करता है। इट हेल्प्ड ब्रिटेन्स रिकवरी, ब्रिटेन के रिकवरी में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अभी मैंने बताया कि ब्रिटेन तो रेवेन्यू टैक्सेस इंडिया से लेती थी, कुछ की तो नहीं इंडिया के लिए, बट अपना रिकवरी कर ली, जिसके वजह से ब्रिटेन का इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा हुआ। तो ब्रिटेन क्या किया, डिड लिटिल फॉर द इंडियन पीजेंट्स, बट इंडिया के गोल्ड के वजह से, इंडिया के सामान के वजह से ब्रिटेन का रिकवरी हुआ अच्छे से। रूरल इंडिया वॉज दस विथ अनरेस्ट व्हेन महात्मा गांधी लॉन्च्ड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। याद आया व्हाट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ग्रेट डिप्रेशन का इतना सारा क्राइटेरिया था, इतना सारा हम लोग पढ़ें कि ग्रेट डिप्रेशन के वक्त क्या क्या हुआ। बेसिकली एग्रीकल्चरल फील्ड में आया, बट इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, इसमें इंडिया का क्या रोल था, तो रूरल इंडिया एंड अर्बन एरिया, ठीक है, दोनों में अफेक्ट पड़ा। रूरल एरिया में क्या अफेक्ट पड़ा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो गया, जो इंडियन पीजेंट्स थे, जो भी वो काम करते थे, जो बनाते थे रॉ मटेरियल, और वो सारा कुछ बंद हो गया। एग्रीकल्चरल में फार्म डिस्ट्रेस आ गया, जिसके वजह से काम रुक गया, और रूरल एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। अर्बन एरिया बहुत कम अफेक्टेड हुआ। क्यों बहुत कम अफेक्टेड हुआ, क्योंकि रॉ मटेरियल जा रहा था, रॉ मटेरियल का रोकना हो गया। वहाँ पे ब्रिटेन जो है वो टैक्सेस पे कर रहा था, और उसके पास उतना प्राइजेस भी नहीं पहुँच पा रहा था इंडियन फार्मर्स के पास। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन तो हो रहा था मार्केट में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा था मार्केट में, बट सप्लाई भी उसके अकॉर्डिंग था, और जब सप्लाई ज़्यादा होगा तो प्राइस कम होगा, तो फार्मर्स को उनका प्रोडक्शन का एप्रोप्रिएट प्राइस नहीं मिल पा रहा था, जिसके वजह से एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस आ गया, फार्म डिस्ट्रेस आ गया। तो रूरल एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। अर्बन एरिया में ये चीज़ नहीं था, ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट वगैरह हो रहा था, कुछ रुकावट आया इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में, बट वो फिर अपना रिकवर कर लिया। रूरल एरिया में लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जी रहे थे, और ये सारा कंडीशंस देखते हैं महात्मा गांधी, एंड फाइनली ही लॉन्च्ड the civil disobedience movement in 1931. ठीक है, अब व्हाट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। सो व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव एक लाइन का आंसर है, आप लोग को आंसर इस टॉपिक से भी मिल गया है। अगर नहीं मिला है तो दोबारा सुनो वीडियो को, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, अगर इसके बारे में डिटेल स्टडी करना है तो आप लोग नेशनलिज्म इन इंडिया के पार्ट को देख सकते हो, जिसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मैंने पढ़ाया है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर किसी को पढ़ना हो तो वो देख सकता है वहाँ से। इस टॉपिक का नोट्स, द ग्रेट डिप्रेशन एंड द इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो। और वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, रीबिल्डिंग, ठीक है, तो उस पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।